डियर स्टूडेंट्स, अगर सब्सटेंस वैसे ही रखा हो तो उसके जो न्यूक्लियर मैग्नेट्स हैं वो रैंडमली बगैर किसी तरतीब में पड़े होते हैं, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। मिसाल के तौर पर ये न्यूक्लियर मैग्नेट्स की तरतीब है। अगर उस सब्सटेंस के ऊपर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना की जाए, लेकिन अगर हम किसी भी सब्सटेंस पे, ख्वाह वो मीथेन, ईथेन या कोई भी हो सकता है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं जिसकी स्ट्रेंथ फॉर एग्जांपल है H0, तो फिर जो उस सब्सटेंस के अंदर न्यूक्लियस हैं या न्यूक्लियर मैग्नेट्स की जिन्हें हम कह रहे हैं, वो बेतरतीब नहीं रहते बल्कि वो एक खास तरतीब अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सपोज ये हमारा सब्सटेंस है और ये एक मैग्नेट है यू शक्ल का, यू शेप। तो इसके मैग्नेट के अंदर हमने इनको इस सब्सटेंस को रख दिया। तो इस मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने ये सब्सटेंस रख दिया। तो अब इस सब्सटेंस के जो न्यूक्लियर मैग्नेट्स हैं वो रैंडमली नहीं रहेंगे बल्कि वो एक खास ओरिएंटेशन, एक खास तरतीब को अडॉप्ट कर लेंगे। ये कितनी ओरिएंटेशंस होंगी, यहां पर इस डायग्राम में 2 दिखाई गई हैं, लेकिन कितनी होंगी ये डिपेंड करता है उसके स्पिन क्वांटम नंबर पे। नंबर ऑफ ओरिएंटेशन इज इक्वल टू 2i+1। आई मीन स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। पीछे हमने पढ़ा हाइड्रोजन एटम के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर है i, उसकी वैल्यू होती है 1/2। तो i की जगह आप 1/2 पुट करें, 2 से कैंसिल, 1+1 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स कि हाइड्रोजन एटम्स की जो ओरिएंटेशंस हैं, जो तरतीब हैं, वो 2 होंगी। तो इनमें से एक जो ओरिएंटेशन है उसको हम कह देते हैं अल्फा स्पिन और दूसरी को कह देते हैं बीटा स्पिन। एक ओरिएंटेशन को हम कह देते हैं अल्फा स्पिन और दूसरी ओरिएंटेशन को कहते हैं बीटा स्पिन। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन एटम्स थे इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब हमने इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, पहले ये रैंडम थे, अब ये खास तरतीब इख्तियार कर लेते हैं। एक तरतीब का नाम है अल्फा स्पिन, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ ही है। यानी ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये एरो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है और ये एरोज शो करते हैं न्यूक्लियर मैग्नेट्स की अरेंजमेंट को, उनकी डायरेक्शंस को। तो उनकी आधे जो न्यूक्लियर मैग्नेट्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होंगे और जो हाफ हैं वो उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह ये न्यूक्लियर मैग्नेट्स 2 अरेंजमेंट्स, 2 ओरिएंटेशन इख्तियार करते हैं। अल्फा स्पिन को हम स्पिन वैल्यू पॉजिटिव हाफ भी दे देते हैं और जो बीटा स्पिन है उसको हम वैल्यू देते हैं नेगेटिव हाफ। ये यानी अल्फा स्पिन का दूसरा नाम पॉजिटिव हाफ भी है और बीटा स्पिन का दूसरा नाम नेगेटिव हाफ यानी -1/2 भी। अब इन दोनों स्पिन स्टेट्स में, अल्फा और बीटा स्पिन स्टेट्स में एनर्जी का डिफरेंस होता है। यानी कुछ जो न्यूक्लियर हैं वो अल्फा स्पिन में, कुछ बीटा स्पिन में, और अल्फा और बीटा स्पिन में एनर्जी का डिफरेंस है। इस एनर्जी के डिफरेंस को हम शो करते हैं डेल्टा ई से। डेल्टा इज इक्वल टू H gamma H0 2π। H is, do you know, प्लांक्स कांस्टेंट, और गैमा इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। ये कौन है? H0 अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का एक ही मतलब है। 2π, पाई की वैल्यू 3.14 के करीब होती है। इस इक्वेशन को हम एनर्जी की बजाय फ्रीक्वेंसी टर्म्स में भी शो कर सकते हैं। ये न्यू है और ये शो करता है फ्रीक्वेंसी को। और ये इक्वेशन इसी से बनती है। वो कैसे? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में हमने पढ़ा है डेल्टा इज इक्वल टू H न्यू। अगर आप डेल्टा ई की जगह H न्यू लगाते हैं, सपोज मैं ये इक्वेशन थोड़ी इस तरह लिखता हूं, H डेल्टा ई की जगह H न्यू, फिर ये इक्वेशन ऐसी बन गई H gamma H0 2π। तो यहां से H से कैंसिल हो जाता है, तो ओवरऑल हमारे पास ये इक्वेशन बनती है न्यू इज इक्वल टू गैमा H0/2π। तो इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन हासिल होती है। यहां पर अब गैमा की बात करते हैं। गैमा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है।
और ये एक्चुअली जो न्यूक्लियस है उसकी सेंसिटिविटी को बयान करता है। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दी जाती है तो फिर एक न्यूक्लियस जो है वो कितना सेंसिटिव होता है उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए, उसको किस वैल्यू से जाहिर किया जाता है? गैमा से। या आप यूं समझ लें कि गैमा एक्चुअली एक न्यूक्लियर मैग्नेट जो है उसकी स्ट्रेंथ को शो करता है, उसकी ताकत को शो करता है, न्यूक्लियर मैग्नेट की, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की नहीं। नीचे एक डायग्राम भी दिखाई गई है। ये ग्राफ, ये डायग्राम एक्चुअली किस चीज से रिलेटेड है? वाई एक्सिस पर एनर्जी है और एक्स एक्सिस पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। यानी ये ग्राफ आपको इसी इक्वेशन से ही एक बात बताता है कि जो एनर्जी डिफरेंस है अल्फा और बीटा स्पिन में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। जितनी ज्यादा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे उतना ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस इन दोनों में क्रिएट होगा। तो ये आप क्लियरली यहां से देख सकते हैं। एक्स एक्सिस पर है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जिसकी यूनिट है गॉस, गॉस मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। और वाई एक्सिस पर एनर्जी है, एनर्जी भी आप ले सकते हो, आप फ्रीक्वेंसी भी ले सकते हो, नो डिफरेंस। तो यहाँ आप ये एक ग्राफ है अल्फा स्पिन के लिए एक लाइन और दूसरी लाइन है बीटा स्पिन के लिए। अब आप वैल्यू चेक करें, अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 23,500 होती है तो इस वैल्यू पर अल्फा और बीटा स्पिन में जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, एक्चुअली बुक में वैल्यू यहाँ लिखा है एनर्जी हुआ है लेकिन जो वैल्यू दी गई है वो फ्रीक्वेंसी की है, ये बात याद है। जो इन दोनों में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो आता है 100। और अगर डबल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, 23,500 का डबल 47,000 यानी 47,000 करते हैं तो फिर ये जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है अल्फा और बीटा में वो भी इससे डबल हो जाता है, वो हो जाता है 200 मेगाहर्ट्ज। तो क्लियरली याद रखें, टर्म उसने यहाँ एनर्जी दी हुई है लेकिन जो यहाँ वैल्यूज दी गई हैं ये फ्रीक्वेंसी के है। तो हम इस इक्वेशन को दोनों एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों की टर्म्स में शो कर सकते हैं, इसका कोई इतना ज्यादा मसला जो है वो नहीं है। तो नेक्स्ट थोड़ा सा हम गैमा को मजीद डिस्कस करते हैं कि गैमा जो है वो क्या चीज जो है वो होती है। गैमा जो है ये एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है 2 पाई म्यू ओवर एच आई, यानी ये आपको रटा लगाना पड़ेगा। यहाँ पर गैमा दो वैल्यूज की रेशो है, ये पाई तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, प्लांक्स भी कांस्टेंट है, मेन 2 ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। ये म्यू है जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा, जो कि रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक मोमेंट को, और आई जो है ये रिप्रेजेंट करता है स्पिन क्वांटम नंबर को। इट मीन्स के गैमा इज द रेशो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड स्पिन क्वांटम नंबर। इस गैमा को आल्सो कॉल्ड मैग्नेटोगायरिक रेशो। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज मैग्नेटोगायरिक रेशो। तो आपने कहना है कि गैमा को मैग्नेटोगायरिक रेशो कहते हैं और गैमा की आपने डेफिनेशन बतानी है और साथ में अपनी इक्वेशन भी पुट करनी है। अब एग्जांपल के तौर पे हम उन इक्वेशंस को यूज करते हैं फॉर प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन एटम। तो सपोज के हमारे पास जो गैमा वैल्यू है हाइड्रोजन एटम की वो है 26,764 रेडियंस। बुक पे गलती से लिखा गया गाज पर सेकेंड, ये उसकी यूनिट है। ये हर एटम के लिए, हर न्यूक्लियस के लिए डिफरेंट होगी, उसकी खास मैग्नेटोगायरिक रेशो की वैल्यू होती है। हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू है, तो कम से कम हाइड्रोजन की वैल्यू जो है वो आपको जुबानी याद होनी चाहिए। अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इतनी अप्लाई करें तो फिर डेल्टा ई कितना निकलेगा, हमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। एच प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी ये वैल्यू होती है 6.625 × 10⁻³ जूल सेकेंड। गैमा इसकी ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे पर गॉस पर सेकेंड, और एच नॉट की ये वैल्यू यहाँ पर हमने पुट की, नीचे 2 पाई की वैल्यू पुट की। तो यहाँ से इन सबको मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 6.625 10⁻26 जॉल। एक्चुअली सेकेंड पर सेकेंड से कट जाता है, पर गॉस से कट जाता है, तो जस्ट जॉल वाली जो यूनिट है ये हमारे पास मौजूद रहती है। एनर्जी की ये वैल्यू बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, और ये अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखें, ये स्पेक्ट्रम मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है,
जिसमें मुख्तलिफ टाइप के रेडिएशन हैं, जिसमें गैमा रेज है, फिर एक्स रेज है, फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड के बाद आगे आती है रेडियो वेव्स। तो ये एनर्जी की जो वैल्यू है ये एक्चुअली रिलेट करती है रेडियो वेव्स की एनर्जी वैल्यूज से। तो ये एनर्जी की वैल्यू बहुत छोटी। एनर्जी से आप फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर सकते हैं। अगर आप ये इक्वेशन यूज करेंगे तो इससे एनर्जी की वैल्यू आएगी, और अगर आप ये इक्वेशन यूज करेंगे तो इससे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि ग्राफ में 23,500 पे जो 100 की वैल्यू दी है एक्चुअली फ्रीक्वेंसी है मेगाहर्ट्ज, और इसकी जो एनर्जी की वैल्यू है वो ये आती है 6.625 10⁻26 जी। दिस इज आवर ओवरऑल लेक्चर अबाउट द बेसिक थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस।